हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की क्रांति 1857 में। ठीक है, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति डिस्कस करेंगे संपूर्ण तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उसका 2 मिनट में थोड़ा सा ओवरव्यू। देखिए, भारत में 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। ठीक है, उसके पीछे एक कोई रीजन नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक तत्कालिक रीजन था। तत्कालिक रीजन का होना है मतलब जो इंस्टेंटली हुआ उस टाइम, है ना, उसको वो क्या था, अचानक हुआ, वो रीजन क्या था। देखो, 1857 से पहले भारत के अंदर, है ना, जो आर्मी में बंदूकें या राइफल यूज की जाती थी ना, वो यूज की जाती थी ब्राउन बेस। ठीक है, ब्राउन बेस राइफल। अब 1857 से पहले की बात रही है, तो 1857 में क्या हुआ था, रॉयल एनफील्ड नाम की जो बंदूकें हैं वो लाई गई, और उनके लिए जो कारतूस प्रयोग होता था ना, जैसे आप हैंड ग्रेनेड देखते हो ना, उसकी आपने देखा होगा उसके अंदर एक पिन लगी होती है, उसको मुंह से निकाल के फेंकते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर कारतूस डलता था। ये जो कारतूस होता था ना, इस कारतूस के अंदर चर्बी लगी होती थी पहले, यानी इस कारतूस को पहले खोलना पड़ता था और उस पर चर्बी लगी होती थी गाय और सुअर की, है ना। अब गाय का मांस हिंदू नहीं खाते हैं और सुअर का मांस मुस्लिम नहीं खाते हैं, तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। तो ये तो एक तात्कालिक रीजन था, और उससे पहले भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि अत्याचार किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, सामंतों के द्वारा कर या टैक्स बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद 1845 में क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति आती है डलहौजी की। उससे बहुत से राजाओं के वो मतलब पुत्र नहीं होता है ना, तो उनकी वो राज्य वो हड़प लिया जाता है। तो ये कुछ रीजन थे। तत्कालिक रीजन था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। वो कारतूस कौन से थे, रॉयल एनफील्ड नाम के कारतूस थे। अब 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी, और इसकी जो 31 मई 1857 को विद्रोह की योजना बनाई गई थी कि 31 मई को करेंगे, लेकिन ये पहले ही 10 मई को हो गया था, है ना, यानी ये लगभग 21 दिन पहले हो गया था। और यही रीजन था कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि बिना तैयारी के था ये। इसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, ये बूढ़ा था, इसका कोई नेतृत्व ज्यादा अच्छा चला नहीं। फिर 10 मई 1857 को यूपी के मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे समय से पहले शुरुआत होने पर इसकी असफलता का मुख्य कारण था। ये तो हमने भारत में देखा। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते तो राजस्थान में देखो, पूरे भारत के अंदर 562 रियासतें थी, उसमें से 19 देशी रियासतें राजस्थान के अंदर थी। अब ये 19 देशी रियासतें थी, उनके देखो अब 1857 की क्रांति के अंदर अपने कुछ कुछ काम आएंगी। कोटा वाली काम आएगी क्योंकि कोटा में विद्रोह हुआ था। फिर जोधपुर का तखत सिंह और उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, और इसके बाद करौली के मदन पाल। ये तो मोस्ट है ना, ये तो आपको याद रखने हैं कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा राजा था वहां पर या किसका शासन था। मुख्य मुख्य ये है, और आगे आएंगे हम उस प्रकार देख लेंगे, आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। कोटा, जोधपुर हुआ, उसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद करौली, ये जरूर मैन है। उसके बाद ये देख लेते, 562 रियासतें थी टोटल, 19 थी किसके अंदर, राजस्थान में। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, करौली थी, है ना, यानी ऐसे याद रख सकते हो, अधीनता स्वीकार किसने कर ली, करौली ने। ठीक है, कर ली किसने, करौली ने। अब मैं बताऊं, पूर्ण शर्तों के साथ करने वाली थी कोटा, अंतिम थी सिरोही। ठीक है, उसका एक रीजन है क्योंकि अंग्रेज सिरोही को क्या मान रहे थे कि ये तो जोधपुर के अंडर आती है और जोधपुर का पहले अधिग्रहण कर लिया था, तो ये सोच रहे थे कि सिरोही का भी हो गया, लेकिन बाद में इनको पता चला सिरोही जोधपुर के अंडर में नहीं आती है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो संधि थी ना, संधि के बारे में बात करेंगे। 1817 में क्या होता है कि अंग्रेज भारत में संधि करते हैं, किससे, देशी राजाओं से, यानी देशी रियासतों के राजा है ना, उनसे। अब 1817-1818 के अंदर भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अब इसने 2 जनों को काम दिया राजस्थान के अंदर,
एक तो था चार्ल्स मेटकॉफ और दूसरा था कर्नल टोड, है ना, राजस्थान के इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोड। इन दो को दिया मतलब जिम्मा दिया कि आप, है ना, देसी रियासतों के राजाओं से संधि पे हस्ताक्षर करवाओ। तो सबसे पहले करौली ने करी थी, उसके बाद कोटा ने, और सबसे अंत में करी थी सिरोही ने। और अब ये जो संधि हुई थी ना, इसकी कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी कि संधि के अंदर कुछ प्रावधान रखे गए थे कि रियासत की जो सुरक्षा है ना, रियासत की सुरक्षा वो राजा को नहीं करनी पड़ेगी। अब राजा को ज्यादा मतलब तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज खुद देख लेंगे। अंग्रेजों के पास गोला बारूद तोप सब कुछ थी और राजाओं के पास इतनी सुविधाएं थी नहीं। तो ये कहा इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपकी रियासत है ना, उसकी सुरक्षा और विदेशी मामलों को देख लेंगे। इसके बदले क्या करेंगे, अंग्रेज चाहते थे कि देसी रियासतों के जो राजा थे वो हमको धन दे दें, है ना, हमको क्या दे दें, वो धन दे दें। अंग्रेजों को क्या दिया जाता था इसके बदले, धन दिया जाता था। इसके बदले क्या होता था, उनका एक अंग्रेजों का जो प्रतिनिधि है ना, वो हमेशा रियासत के अंदर रहता था, लेकिन वह जो आंतरिक मामले थे ना राजाओं के, उनमें हस्तक्षेप नहीं करता था। वो मतलब ये मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, सुरक्षा और विदेशी मामलों में ये हस्तक्षेप करता था, आंतरिक मामलों में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं था। अब ये जो आदमी रखा जाता था ना, एक आदमी, उसका नाम था पॉलिटिकल एजेंट, यानी उसका एक नाम रख दिया गया पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई ना, उस टाइम कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कोटा रियासत का मेजर बर्टन था, जोधपुर का मैकमोसन और भरतपुर का मोरिसन, जयपुर का ईडन और उदयपुर का सावर्स, है ना। आपके जो काम आने वाले हैं ना, पहले तो काम आएंगे कोटा, जोधपुर, उसके बाद आपको सबसे ज्यादा उदयपुर का सावर्स। ये तीन तो आपको याद रखने ही रखने हैं, है ना, तो ये तीन आपके काम आने वाले हैं। तो ये बात हमने कर ली थी देसी रियासतों की। उसके बाद जो राजस्थान के अंदर है ना, 1832 के अंदर क्या होता है, अजमेर के अंदर एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, सबसे बड़ी पोस्ट रखी गई राजस्थान के अंदर अंग्रेजों की, एजीजी। उसका कार्यालय बनाया गया था अजमेर के अंदर, ठीक है। और 1845 में यही कार्यालय शिफ्ट कर दिया गया था माउंट आबू में, ठीक है। माउंट आबू कहाँ है, सिरोही के अंदर, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती थी और माउंट आबू में मौसम थोड़ा ठीक रहता था, ठंडा मौसम रहता था। तो अंग्रेज है ना, 1857 में जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों का जो एजीजी था ना, वो कौन था, सिरोही के अंदर था। कहाँ पे था, सिरोही के अंदर था। अब एजीजी पोस्ट बना दी गई कब, 1832 के अंदर, और प्रथम एजीजी बनाए गए थे मिस्टर अब्राहम लोकेट। किसको बनाया गया, अब्राहम लोकेट को। ये तो बात हो गई अपनी एजीजी की। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि राजस्थान के अंदर 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, अब राजस्थान के अंदर कितनी छावनियां थी, ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्यों, वीडियो एग्जाम 2021 के अंदर ही ये पूछा गया है, थर्ड पारी के अंदर। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कितनी छावनियां थी 1857 की क्रांति किसमें। तो 6 छावनियां थी, जिसमें से 4 छावनियों ने भाग लिया और 2 ने नहीं लिया। 2 नहीं लिया मतलब वो बिक गई, है ना, बिक गई। और बिक से आप बिक के याद रख लेना, यानी ब्यावर और खेरवाड़ा, यानी ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने विद्रोह के अंदर भाग नहीं लिया था। अब 4 छावनियां थी जिन्होंने भाग लिया और 2 ने नहीं लिया। अब एक ये जो नीमच वाली छावनी है ना, नीमच वाली छावनी मध्य प्रदेश में, फिलहाल पहले देखो स्टेट नहीं हुआ करते थे, पहले रियासतें हुआ करती थी। राजस्थान के अंदर या राजपूताना के अंदर 19 देशी रियासतें थी, पीछे हमने ये डिस्कस किया अभी। तो ये एमपी के अंदर थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि वर्तमान के अंदर कौन सी ऐसी छावनी है जो उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर नहीं थी। तो ये एकमात्र कौन सी छावनी हो जाएगी, नीमच। और सब बाकी जो छावनियां हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना, 2 छावनियां अजमेर में, नसीराबाद और ब्यावर, फिर देवलीटोंग, खेरवाड़ा, उदयपुर और एरिनपुरा पड़ती है पाली के अंदर, है ना। अब इनमें एरिनपुरा और नसीराबाद सबसे ज्यादा मोस्ट है, ठीक है। एरिनपुरा में जो विद्रोह है वो बहुत अच्छा होता है और नसीराबाद में थोड़ा सा सबसे पहले होता है, इसलिए। और कोटा एक ऐसी
एकमात्र जगह थी जहाँ पे छावनी नहीं थी, फिर भी विद्रोह होता है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी क्या बात कर लेते हैं कि जब 1857 में क्रांति हुई थी ना, उस समय राजस्थान के अंदर क्या होता है कि एजीजी कहाँ बैठे थे? एजीजी बैठे थे माउंट आबू के अंदर, ठीक है। तो अजमेर के अंदर क्या था? अजमेर के अंदर देखो, राजपूताना जो रेजिमेंट था ना, उसका मेन मुख्यालय यही था, और यहाँ पे जो हथियार या शस्त्र रखे जाते थे ना, यानी शस्त्रागार कहाँ पे था? अजमेर के अंदर था। अब देखो, अजमेर बेड़वार का प्रशासन था वो कर्नल डिक्सन के हाथों में था, और क्रांति के समय राजपूताना का जो एजीजी था ना, उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, और पहला एजीजी था मिस्टर अब्राहम लोकेट। उसके बाद देख लेते हैं कि एजीजी का मुख्यालय 1845 में कहाँ ले जाया गया था? माउंट आबू। तो ये उस समय माउंट आबू में था। अब अजमेर राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी तो अजमेर ही था, लेकिन यहाँ पे जो शस्त्रागार भी कहाँ था? अजमेर के अंदर था, यानी यहाँ पे गोले बारूद हथियार बंदूकें सब रखी हुई थी। राजपूताना का पहला एजीजी हमने देख लिया, जनरल लोकेट था। उसके बाद देखते हैं हम अजमेर की जो रक्षा की जिम्मेदारी है ना, वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हाथ में, है ना। और ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ये अवध से आई थी, सॉरी अवध से नहीं, ये मेरठ से आई थी। अब क्या होता है, मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को मंगल पांडे ने क्रांति का वो कर दिया है ना। यानी मेरठ के अंदर क्या हो गया, छावनी के अंदर विद्रोह शुरू हो चुका था, और 19 मई को एजीजी के पास अब्बू में ये खबर पहुंची कि यहाँ पे मतलब मेरठ के अंदर हो गया है, विद्रोह हो गया है। अब 19 मई को यानी 9 दिन बाद इसके पास खबर पहुंचती है एजीजी के पास। तो एजीजी क्या करता है, सबसे पहले आबू से वह आता है अजमेर, है ना। अजमेर आता है, और अजमेर आते ही वो क्या करता है, मेरठ से जो एक छावनी आई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसको भेज देता है वो कहाँ पे? नसीराबाद, ठीक है। इसको कहाँ भेजेगा? नसीराबाद। और इसकी जगह पे ब्यावर से, है ना, जो अजमेर में यहाँ से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो हट जाती है, और इसकी जगह ब्यावर से दूसरी रेजिमेंट बुला ली जाती है। अब ये देखते हैं कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जैसे यहाँ पहुंचती है ना, तो यहाँ पे पहले से 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पहले से रहती है तैनात, है ना। अब ये 2 हो चुकी है, वहाँ एक तीसरी और थी जिसका नाम था फर्स्ट बम्बई लांसर्स, फर्स्ट बम्बई लांसर्स रेजिमेंट, लांसर्स रेजिमेंट। अब ये दोनों तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये तो सेम थी, तो इनके ऊपर है ना फर्स्ट बम्बई लांसर्स रेजिमेंट के द्वारा नज़र रखी जाती है ना। और ये बात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि अपने ऊपर बम्बई लांसर्स रेजिमेंट द्वारा नज़र रखी जा रही है, हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है, और अंग्रेज़ों को हम पे विश्वास नहीं है। तो यही बात होती है जिससे क्या है, इनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। तो नसीराबाद में क्या होता है, नसीराबाद से ही क्रांति का बिगुल बजता है राजस्थान के अंदर। अब ये देखो, अजमेर की रक्षा की जिम्मेदारी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की बटालियन के स्थान पर ब्यावर से बुला ली जाती है, और ब्यावर वाली को क्या 19 मई 1857 को एजीजी के पास ये खबर भी पहुंच चुकी होती है कि भाई मेरठ के अंदर क्रांतिकारियों ने विद्रोह शुरू कर दिया है। अब आगे देखते हैं राजस्थान के अंदर क्रांति का जो 1857 में सबसे पहले कहाँ होती है, तो ये कहाँ होती है? नसीराबाद में। कौन करेगा? वही 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो पहले मेरठ से अजमेर आई थी, और अजमेर से बाद में कहाँ आई है? नसीराबाद आई। तो यही वो रेजिमेंट है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी बटालियन के द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह किया गया था, तो वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ये जो डेट है ना, देखो 10 मई तो मेरठ में होती है, और 28 मई यानी 18 दिन बाद 28 मई को राजस्थान के नसीराबाद से क्रांति का बिगुल बजता है। और क्या होता है, 2 अंग्रेज अधिकारी होते हैं,
एक तो न्यूब्रो और दूसरा स्पोर्टिसूड, इनकी हत्या कर दी जाती है। अब ये क्वेश्चन है JEN एग्जाम 2020 RSMSB के द्वारा दोनों का नाम देके पूछा गया था। न्यूब्रो और स्पोर्टिसूड में कहाँ हत्या की गई थी इन दोनों की? तो इन दोनों की हत्या कहाँ की गई थी? इन दोनों की हत्या नसीराबाद के अंदर की गई थी। ठीक है, तो उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ इनकी हत्या की गई। इनकी हत्या की गई थी नसीराबाद अजमेर के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा। न्यूब्रो और स्पोर्टिसूड दो अधिकारी थे अंग्रेजों के, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। और यहाँ से ये जो सैनिक है ना, ये अजमेर से चले जाते हैं दिल्ली की ओर, चले जाते हैं। इसके बाद जो होता है ना, दूसरी क्रांति का बिगुल राजस्थान के अंदर बजता नीमच के अंदर। ठीक, कहाँ बजता? नीमच में। अब नीमच में क्या होता है हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्रांति होती है 3 जून 1857 को, और यह एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राजस्थान के अंदर नहीं है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर है। अब देखो नीमच के अंदर होता क्या है, यहाँ एक अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एबोट, नीमच। अब कर्नल एबोट के पास सूचना पहुंच गई थी कि विद्रोहियों ने क्रांति शुरू कर दी है। तो कर्नल एबोट क्या करता है, नीमच क्रांति के जितने भी सैनिक थे सबको इकट्ठा करता है और इनको ना गोपनीयता की या विश्वास की शपथ दिलाता है ना। शपथ क्या दिलाता है कि वफादार हो रहोगे आप, यानी वफादारी की शपथ दिला दी जाती है, आप विद्रोह नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक सैनिक होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद अली बेग, और ये रहने वाला था अवध का। और अवध में डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम पे, यानी हड़प नीति के द्वारा वहाँ के शासन का अधिग्रहण अंग्रेजों के द्वारा कर लिया जाता है। तो ये जो मोहम्मद अली बेग था ना, ये अवध का था, और इसने ये कहा कि आप जब हमारे साथ विश्वास नहीं कर सकते, वफादार नहीं रह सकते, तो हम आपके प्रति क्यों विश्वास रहे, है ना, क्यों विश्वास रखें आपके प्रति, क्यों वफादार रहे। तो यहाँ पे जो ये एबोट था ना, यह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है। फिर क्या होता है, 3 जून की डेट आती है। 3 जून को दो सैनिक, एक तो मोहम्मद अली बेग, दूसरा था हीरा सिंह, इन दोनों ने मिलकर नीमच के अंदर क्रांति कर दी और यहाँ पे अंग्रेज अधिकारियों को मार देते हैं। और ये है टोंक होते हुए, यानी टोंक, देवली और नीमच, इन तीनों के सैनिक मिल जाते हैं और तीनों के सैनिक मिलकर दिल्ली की ओर चले जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली की ओर। बस नीमच की क्रांति के अंदर यही था। और देवली और टोंक की क्रांति के अंदर भी ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ भी राज के सेना ने, मतलब यहाँ पे जो सैनिक थे देवली के, उन्होंने विद्रोह किया। फिर नीमच के सैनिकों से मिल जाते हैं और टोंक और नीमच, देवली, तीनों की सेनाएं मिलकर दिल्ली की ओर चली जाती है। इसके बाद जो क्रांति आती है ना, वो एरिनपुरा की आती है। ये थोड़ी मोस्ट हो जाती है। क्यों मोस्ट हो जाती है देख लेते हैं। सॉरी, एरिनपुरा पड़ता है पाली के अंदर, है ना। पाली पहले क्या था? पाली पहले पड़ता था मारवाड़ रीजन के अंदर, है ना, मारवाड़ रीजन के अंदर। अब ये जो एरिनपुरा है ना, ये छावनी थी यहाँ पे, और जोधपुर रीजन की टुकड़ी है ना, ने एरिनपुरा के अंदर विद्रोह किया और इसका नेतृत्व करता है मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद। ठीक है, कौन थे? तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खां, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इन्होंने क्या किया? एरिनपुरा में विद्रोह किया, कुछ अधिकारियों को यहाँ मारा और नारा भी दिया। क्या नारा दिया? अब यह नारा राजस्थान का है। अब भारत का नारा तो क्या था? दिल्ली चलो। और इनका नाम था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, है ना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये था इनका नारा। और ये क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब वो क्या, यहाँ पे कुछ लोगों को मार देते हैं ये अंग्रेजों को, और यहाँ से ये क्या चलते हैं, दिल्ली की ओर चले जाते हैं। और फिर रास्ते में क्या पड़ता है? एक आहुआ नाम का स्थान पड़ता है ना, आहुआ नाम का स्थान, उसके बारे में हम बात करेंगे। आहुआ क्या है? आहुआ पाली में एक रियासत थी और इसका एक छोटा सा ठिकाना था, और उस ठिकाने का जो ठाकुर था ना, उसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत।
अब इसके अंदर में क्या आता था, एक ठिकाना आता था और छोटी छोटी रियासतें और थी इसके आसपास, गुल्लर, आशोक, आलनियावास, ये इसके आसपास की कुछ जागीरें थी, है ना। तो इन तीन जागीरदार मतलब गुल्लर, आशोक और आलनियावास, इनके लगभग 6000 सैनिक आपस में मिल जाते और 6000 सैनिक मिलकर क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और जो भी अंग्रेज आगे आता है ना, उनको मार देते हैं। और यहाँ पे 2 युद्ध होते हैं, बहुत मोस्ट युद्ध है, लगभग हर एग्जाम में वो पूछे जाते हैं और लगभग मोस्ट होने के कारण पूछे जाएंगे। तो उन 2 युद्धों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला जो युद्ध है ना पहला जो युद्ध है वो है बिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को पाली में हुआ था, है ना। एक तरफ तो था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और दूसरी तरफ था अंग्रेजों की सेना, और उसकी तरफ से अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, कैप्टन हीथकॉट लड़ रहा था। ये युद्ध होता है। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की विजय हो जाती है और अंग्रेज हार जाते हैं। तो अंग्रेजों को जब ये बात पता लगती है ना, तो अब डायरेक्ट आएगा कौन, अब डायरेक्ट आने वाला है पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान का पूरे का एजीजी जो है, यानी जो एजीजी है वो खुद आएगा लड़ने के लिए। और साथ में एक और होगा उसके, कौन होगा, मैक मॉसन। ये कौन था, ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन और पैट्रिक लॉरेंस अब की बार दोनों आने वाले हैं और युद्ध होगा चेलावास का युद्ध, जो होगा 10 दिन बाद। पहला कब हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ था, 18 सितंबर को होने वाला है चेलावास का युद्ध। अब देखना, इस युद्ध का दूसरा नाम है गोरों व कालों का युद्ध। रीजन क्या है, गोरों व कालों का बोल दो या कालों व गोरों का बोल दो, दोनों एक ही बात है। एक तरफ तो थे कुशाल सिंह चंपावत और दूसरे तरफ कौन थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज गोरे थे, ठीक है। तो यह युद्ध कहलाता है काले और गोरों का युद्ध। उसके बाद क्या होता है, देखो इस युद्ध में भयंकर वाले परिणाम निकलने वाले हैं। इसमें होगा क्या, उसके अंदर ये वाला जो युद्ध होगा ना, इसके अंदर जो मैक मॉसन है उसका सर काट दिया जाता है और सिर काटकर आउवा के किले के मुख्य दरवाजे पे लटका दिया जाता है और सबको पता लग जाता है और पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भाग जाता है। अब क्या होने वाला है, बहुत बड़े अधिकारी की मृत्यु हो गई है। पॉलिटिकल एजेंट बहुत बड़ा पोस्ट होता है, पॉलिटिकल एजेंट मर जाता है। अब क्या होने वाला है, अब बात पहुंचेगी भारत के गवर्नर जनरल तक, भारत के गवर्नर जनरल तक बात पहुंचने वाली है। और अब की बार लड़ने के लिए आएगा ब्रिगेडियर होम्स, जिसको भारत के गवर्नर जनरल ने भेजा है। अब भारत के गवर्नर जनरल ने ब्रिगेडियर होम्स को भेजा है। अब 20 जनवरी को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आहुआ पे आक्रमण करती है। अब आहुआ पे क्या है, कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से सलूम्बर चले जाते हैं और अपना जो छोटा भाई है पृथ्वी सिंह, उसको किले का जिम्मेदारी सौंप देते हैं और खुद वहां से चला जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं उदयपुर के सलूम्बर में, है ना। उदयपुर के सलूम्बर में, मेवाड़ के अंदर है, मेवाड़ के सलूम्बर में चले जाते हैं और सलूम्बर से ये जाएंगे नीमच, और नीमच में फिर ये क्या है, नीमच में इनके ऊपर एक मेजर टेलर आयोग गठित किया जाता है जो कि इनके ऊपर लगे आरोपों की जांच करता है। और वो इनमें क्या करें, इनको दोषी करार नहीं देते, यानी इनको बरी कर दिया जाता है। फिर ये डायरेक्ट दोबारा सलूम्बर आते हैं और सलूम्बर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, कुशाल सिंह चंपावत की। और कुशाल सिंह चंपावत क्या करते हैं, अपने छोटे भाई को किले का जिम्मेदारी सौंपकर खुद यहाँ से चले जाते हैं। और मेवाड़ में कहाँ जाते हैं, सलूम्बर जाते हैं। सलूम्बर में कहाँ, कोठरिया पड़ता फिलहाल भीलवाड़ा में, है ना। कोठरिया में चले जाते हैं और वहां जाके शरण लेते हैं। शरण देने वाला कौन था, जोधा सिंह था, ठीक है। शरण देने वाला कौन था, जोधा सिंह था। अब ये वाला जो युद्ध है ना, इसके अंदर अंग्रेजों की विजय होती है। भले ही मैक मॉसन का सिर काट दिया जाता है और आहुआ के किले पे टांग दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे होने वाला क्या है, यहाँ पे होने वाला है अंग्रेजों की विजय होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे कुशाल सिंह चंपावत के बारे में बहुत ही ज्यादा मतलब यश उनका प्राप्त हो जाता है। और उनके बारे में क्या कहा जाता है, ढोल बाजो चंग बाजो और बाजो बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो, ये इनके बारे में कहा जाता है। अब कुशाल सिंह चंपावत की एक कुल देवी थी जिनका नाम था सुगाली माता, ठीक था। इनके ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था, इनके कितने सिर व कितने हाथ है, तो इनके 10 सिर है और 54 हाथ हैं, ठीक है। इनके सुगाली माता की ये कौन थी, कुल देवी थी।
इन्हीं को सुगाली माता को क्या कहा जाता है? सुगाली माता को कहा जाता है 1857 की क्रांति की कुल देवी, क्रांति की देवी कहा जाता है। ठीक है, इनको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। अंग्रेजों को जब पता लगता है कि ये देवी इनके लिए मतलब भाग्यशाली है, तो ये इनकी मूर्ति उठाकर अजमेर ले जाते हैं, जहां ये राजपूताना संग्रहालय में रख दी जाती है। बाद में क्या होता है, पाली के अंदर एक बागर संग्रहालय है ना, बागर संग्रहालय, इसके अंदर इसको दोबारा लाया जाता है। और ये बात हमने कर दी 1857 के अंदर कुशाल सिंह चंपावत के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन कर दिया जाता है। साक्ष्यों के अभाव में कुशाल सिंह को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद जो क्रांति होने वाली है, मैन होने वाली है कोटा के अंदर। कोटा में देखो कौन था यहाँ का शासक, कौन था यहाँ का शासक, राम सिंह प्रथम था। यहाँ पे कोई छावनी नहीं थी, हमने पहले भी बात करी, कोई छावनी नहीं थी। फिर भी यहाँ पे क्या है, जनता और सेना दोनों ने मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्रांति करते हैं। ज्यादा रोल किसका होता है? ज्यादा रोल जनता का होता है। नेतृत्व लाला हरदयाल और मेहराब खां के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? लाला जयदयाल और मेहराब खां। अंत में इनको फांसी भी दी जाती है। इसमें कोटा का पॉलिटिकल एजेंट तो बर्टन था, ये हम बात करते हैं। और बर्टन का जो सिर काट दिया जाता है, किनके द्वारा काटा जाता है? दो व्यक्ति थे, एक का नाम था भवानी, दूसरे का नाम था नारायण। इनके द्वारा सिर काटा जाता है और पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया जाता है। ठीक है, और दोनों पुत्रों की भी हत्या कर दी जाती है। और राम सिंह है ना, इसके अंदर थोड़ा सा सहयोग करता है। सहयोग क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करता है, लेकिन अंग्रेजी जो अधिकारी थे मेजर बटन, इनको सौंप दिया जाता है। यानी ये राम सिंह के पास था, राम सिंह ने इनको क्रांतिकारियों को दे दिया था और क्रांतिकारियों ने इनको मार दिया था। बाद में क्या होता है, राम सिंह के ऊपर अंग्रेज क्या करते हैं, इनको 17 तोपों की सलामी थी तो घटाकर 13 कर दी जाती है, यानी इनका डिमोशन हो जाता है। अब मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में बाद में अंग्रेजी सेना कोटा पे आक्रमण करती है। अधिकांश क्रांतिकारी मारे जाते हैं और अंग्रेजों की इसके अंदर विजय हो जाती है। लाला जयदयाल व हरदयाल को लाला जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है इसके अंदर। और कोटा के अंदर एक बात की जाती है, यहाँ सुनियोजित ढंग से क्रांति हुई थी। 6 महीने तक जनता का शासन हुआ था शांतिपूर्ण। और 1858 तक यहाँ पे मिड 1858 तक यहाँ पे जनता का शासन रहा था। यानी राजस्थान के अंदर पूछा जाए कि सबसे अच्छी क्रांति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कोटा के अंदर। क्योंकि कोटा के अंदर ना 6 महीने तक पूर्ण रूप से शांति हुई थी और यहाँ पे अंग्रेजी अधिकारी को भी मार दिया गया था। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो राम सिंह था ना, राम सिंह ने तो क्या कहा था कि क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, लेकिन यहाँ पे एक करौली के शासक थे मदन पाल, उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था और यहाँ से मतलब कोटा के अंदर जो क्रांति थी उसको दबाया गया था। किसके सहयोग से? यहाँ पे जो अपने करौली के मदन पाल थे उनके द्वारा। तो मदन पाल की जो तोपों की सलामी थी वो बढ़ा दी जाती है और इनकी घटा दी जाती है राम सिंह की। इसके बाद जयपुर में देखो प्रत्येक रूप से कुछ हुआ नहीं, भड़कने ही वाला था। बजारत खां व सादुल्ला खान ने षड्यंत्र तो रचा था क्रांति का, लेकिन इससे पूर्व ही पता चल गया तो राम सिंह सेकंड ने यहाँ दबा दिया कुछ अंग्रेजों के साथ मिलके। इसलिए राम सिंह सेकंड को सितारे हिंदी उपाधि प्रदान की जाती है। एक बात और, एकमात्र ऐसी जगह थी जयपुर जहाँ पे राजा ने तो सहयोग किया ही अंग्रेजों का, जनता ने भी किया था। एकमात्र ऐसी रियासत थी कौन सी? जयपुर। उसके बाद हम बात करेंगे मेवाड़। मेवाड़ ने देखो विद्रोह तो नहीं किया, मेवाड़ में विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का जो शासक था स्वरूप सिंह, उसने पूरी हेल्प करी थी किनकी? अंग्रेजों की। सर्वप्रथम शरण भी इसी ने दी थी, महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को, है ना। जब डुंगाला गांव के अंदर क्या हुआ था कि अंग्रेजों के कुछ मतलब बच्चे और उनकी औरतें थी ना, उनको निकालकर जग मंदिर के अंदर शरण दी थी महाराणा स्वरूप सिंह ने, है ना। महाराणा स्वरूप सिंह ने दिया था। और कैप्टन सावर्स को भी इसने पिछोला झील में बने जग मंदिर के अंदर शरण दी थी। यहाँ देखो क्रांति की बात करें ना, तो यहाँ पे क्रांति हुई नहीं, हो सकती थी। यहाँ पे एक खबर फैली थी कि आटे के अंदर, सैनिकों का जो आटा था ना, आटे के अंदर हड्डियों का चूरा मिला दिया गया और यहाँ पे सैनिक भड़कने वाले थे। लेकिन उससे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक वकील था अर्जुन सिंह, उसने वो आटा खा के दिखा दिया सबके सामने सैनिकों को, तो सैनिक उसको मान जाते हैं और यहाँ क्रांति होने से बच जाते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे क्रांति नहीं होती है मेवाड़ के अंदर। और राजस्थान में बात करें, बीकानेर का ऐसा शासक था सरदार सिंह, जिसने अंग्रेजों की प्रत्यक्ष रूप से हेल्प करी थी, सबसे पहले हेल्प करी थी, सबसे आगे जाके हिसार तक आगे जाकर इसने हेल्प करी थी हरियाणा के अंदर, है ना।
1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकलते हैं? देखो, राजस्थान के अंदर तो कुछ खास परिणाम है नहीं, पूरे भारत की बात करेंगे। ब्रिटिश शासन था ना, कंपनी का शासन बंद कर दिया जाता, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अब शासन करेगी इंडिया के अंदर 1860 से। ठीक है, 1860 से क्या होता है, भारत का ब्रिटिश ताज ब्रिटिश सरकार के अधीन चला जाता है। पहले किसके अधीन था? कंपनी के अधीन था। कंपनी का शासन बंद हो जाता है और अब किसका शासन रहेगा? ब्रिटिश सरकार का, यानी रानी के ताज के अंदर आ जाएगा अब ये। यानी वहाँ की जो रानी होती थी उनके ताज के अंदर अब भारत सरकार है, वो भारत की जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी। तो ये थी 1857 की क्रांति। अब इसके ऊपर जो मोस्ट क्वेश्चन है और आज तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका वीडियो जल्द आने वाला है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।